अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने 9th क्लास की बायो की बुक का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, जो है बायोएनर्जेटिक्स। तो इसमें से आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है फोटोसिंथेसिस। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये ऑटोट्रॉफ्स में होने वाला ऐसा प्रोसेस है। ऑटोट्रॉफ्स हम कहते हैं उन जानदारों को जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक जानदारों में पौधे, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये इस प्रोसेस के ज़रिए से इनऑर्गेनिक खाम माल को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक खुराक तैयार करते हैं। ये ऑर्गेनिक खुराक जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स को तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को बाद में जो है वो प्रोटीन्स में भी चेंज किया जा सकता है। जैसे हम पौधों से दालें हासिल करते हैं, वो रिच ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। उसके अलावा हम इनको बाद में जो है फ़ैट्स में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम डिफरेंट सीड्स से जब ऑयल लेते हैं तो वो हमें जो है वो फ़ैट्स की हालत में हासिल होते हैं। तो बच्चों, अब हम ये प्रोसेस देखते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझने के लिए आपके सामने एक प्लांट मौजूद है। इसके ऊपर देखिए सनलाइट आ रही है, सूरज की रोशनी, जबकि ये ज़मीन में से पानी हासिल करते हैं। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स रूट्स के ज़रिए से स्टेम में और स्टेम से मूव करते हुए लीव्स तक पहुंच जाते हैं। इस पे कॉन्टीन्यूस सूरज की रोशनी पड़ रही है। एनवायरनमेंट में से ये कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं और फिर लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। बाय प्रोडक्ट के तौर पर ये देखिए ऑक्सीजन खारिज हो रही है, और साथ ही साथ पौधे अपनी खुराक जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में यानी ग्लूकोज या शुगर की शक्ल में बनाते हैं। और बच्चों, ये देखिए जब तक सनलाइट सारा दिन इस पे पड़ती रहती है तब तक ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और ये आप प्लांट में देख सकते हैं कि सारा प्रोसेस कंटिन्यू। बच्चों, आपको पीछे डायग्राम में फोटोसिंथेसिस के अमल की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपकी बुक में भी इसी तरह से है कि सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के से ग्लूकोज की तैयारी के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस अमल में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है, और ये सबसे अहम मेटाबॉलिक अमल है जो तमाम जानदारों की ज़िंदगी इस पर इन्हिसार करती है। फोटोसिंथेसिस की ये इक्वेशन भी आपको नीचे दी हुई है, जो इक्वेशन मैंने पीछे डायग्राम के नीचे भी लिख दी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट जो है फोटॉन्स, ये मिलकर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी बनाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमने देखना है फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म क्या है। लेकिन मैकेनिज़्म स्टार्ट करने से पहले अगर हम ये बॉक्स में देखें तो ये आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आ सकता है कि NAD किसका एब्रीविएशन है। निकोटीनेमाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। बच्चों, ये एक कोएंजाइम है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, और इसके पास एक किस्म का फॉस्फेट भी होता है। जब इसके साथ फॉस्फेट मिल जाता है तो ये NAD से NADP में चेंज हो जाता है। बच्चों, अगर अब हम फोटोसिंथेसिस का तरीक़ेकार देखें या मैकेनिज़्म देखें तो ये दो मराहल पर मुश्तमिल है। नंबर 1 बच्चों आ जाता है लाइट रिएक्शन, जो कि क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड में होता है। तो ये नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम में थैलेकॉइड को मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। उसके बाद डार्क रिएक्शन देखिए तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है। तो बच्चों, ये मैंने डायग्राम इसलिए लगाई है ताकि आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के कौन से हिस्से में होता है। अब बच्चों, हम सबसे पहले अपना लाइट रिएक्शन देखते हैं। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसको 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। तो अभी हमने पीछे देखा है कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, और जो लाइट रिएक्शन है ये थैलेकॉइड में होता है। अब हमने बात ये भी की कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट प्लस वाटर, ये 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है उसमें
इसमें क्लोरोफिल, सनलाइट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और उसके बाद इसकी जो एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी अब हम देखेंगे। तो इसके लिए बच्चों ये देखिए मैंने एक स्केच बनाया है, उसको मैं ऊपर रखती हूँ। इसको बच्चों अगर आप देखें तो ये देखिए स्टार्ट में है कि फोटोसिंथेसिस का तरीका है, तो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, और जो लाइट रिएक्शन है ये थैलेकॉइड में हो रहा है। अब ये देखिए मैंने ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट किया है, ये दोनों साइड पे, एक साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी साइड पे क्लोरोफिल प्लस सनलाइट प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो हैं ये इस प्रोसेस के इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जैसे हमने कोई डिश बनानी होती है तो उसमें हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और हमें एंड प्रोडक्ट क्या है, हमें एक हमारी खूबसूरत सी डिश मिल जाती है, खूबसूरत सा खाना मिल जाता है। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम क्लोरोफिल प्लस सनलाइट प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हम इसमें लाइट रिएक्शन में यूज़ करते हैं। तो इसके एंड प्रोडक्ट्स ये देखिए आपको येलो कलर में शो हो रहे हैं। तो ये ATP प्लस NADPH प्लस ऑक्सीजन जो है वो इसमें रिलीज़ होती है। उसके बाद अगला ये लाइट रिएक्शन का आप की डायग्राम देखें। इसमें बच्चों अगर आप देखें तो ये स्टार्ट में देखें क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल पे सूरज की रोशनी पड़ती है। अब ये जो सूरज की रोशनी है ना ये 2 काम करती है। नंबर 1 पे ये क्या करती है कि यहाँ पर ये देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल है ना उसको ब्रेक डाउन करती है, उसको तोड़ देती है। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। दूसरी साइड पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एटम है, सॉरी हाइड्रोजन एटम जो है वो भी ब्रेक डाउन उसकी भी हो जाती है, वो आयोनाइज हो जाता है। उसमें देखिए अब हाइड्रोजन में जो है उसमें से प्रोटॉन्स अलहदा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अलहदा हो जाते हैं। जब सूरज की रोशनी इन इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ती है तो ये हाईली एनर्जेटिक्स हो जाते हैं और ये क्लोरोफिल में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, जब क्लोरोफिल में ये एंटर होते हैं यहाँ पर इसको सूरज की रोशनी की वजह से ये मज़ीद एनर्जाइज हो जाते हैं। ठीक है, एनर्जाइज होकर ये देखिए ऊपर आप ये रेड पिंक कलर का एरो देखें तो ये आपको इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल था ना ये थैलेकॉइड में था। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जो ऊपर गए हैं ये हाई एनर्जेटिक्स हैं। ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी ये मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और वहाँ से ये हाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हाई एनर्जी की तरफ हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जब ये मूव करते हैं तो ये जो इनकी एनर्जी यहाँ पर होती है वो ATP बनाने में काम आती है। ये देखिए ये नीचे आपको एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पर ATP बनाने के लिए ये हाई एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो गई है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब ये देखिए दूसरे क्लोरोफिल पे जाते हैं तो वहाँ पर जो है दोबारा से फिर जो है वो इस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये फिर दोबारा इनका एनर्जी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब ये एनर्जी का लेवल बढ़ता है तो नेक्स्ट इसने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट जो है NADP, जो मैंने पहले भी बात की थी कि NADP जो है ये भी एक एनर्जी एंजाइम कोएंजाइम है। ठीक है, ये कोएंजाइम जो है इसका नाम है निकोटेनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो ये जो NADP है ये चेंज हो जाता है NADPH में और ये भी हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर अगर इस प्रोसेस में हम देखें, ये सिंपल सा प्रोसेस है कि क्लोरोफिल जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से मूव करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते गुजरते जो है वो दूसरे क्लोरोफिल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर रास्ते में यहाँ पर ATP बना रहे हैं और नेक्स्ट जब दूसरे क्लोरोफिल पे जाते हैं वहाँ पर जो है वो NADP से NADPH, यानी यहाँ पर हमारे पास 2 एनर्जी
मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिल जाते हैं हमारे हमें एक एटीपी होता है और दूसरा NADPH है। ठीक है। अब यहाँ इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन हासिल हुई है, और जबकि जो दो एनर्जी पैकेट्स हैं या जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें मिले हैं ATP और NADPH की सूरत में। यहाँ पे बच्चों देखें तो ये प्रोसेस रुकता नहीं है, बल्कि यही वाला जो ATP NADPH जो है वो आगे केल्विन साइकिल में, यानी जो फोटोसिंथेसिस का दूसरा मरहला है उसमें ये दाखिल हो जाते हैं। बच्चों अब आ जाता है नेक्स्ट डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन जो है ये सबसे पहले मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले दरियाफ्त किया था, और इस मरहले में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होकर ग्लूकोज बना लिया जाता है। तो अगर आप इसके फर्स्ट स्टेप को देखिए नंबर 1 पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स के साथ मिलाया जाता है। बच्चों ये नीचे साथ साथ आप एनिमेटेड डायग्राम को ध्यान से देखें तो उसके बाद फिर जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड्स बन जाता है, और फिर ये वाले जो 6 कार्बन कंपाउंड्स है ये टूट कर 3 कार्बन के दो कंपाउंड्स बना देते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है उसमें यही जो 3 कार्बन वाले कंपाउंड बने थे उनकी दोबारा रिडक्शन हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, और इस अमल में ATP और NADPH जो हमें लाइट रिएक्शन में से मिले थे वो यूज़ होते हैं, और इस तरह से इस मरहले पर में कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज या शुगर की सूरत में हासिल हो जाते हैं। तो इसमें ये देखिए मैंने नीचे डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2 लगाई है, वो आप देख के समझ सकते हैं। अब बच्चों ये देखिए जो लास्ट स्टेप इस साइकिल का है उसमें जो 3 कार्बन कंपाउंड्स थे जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स बन गए थे वो दोबारा से 5 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस अमल में ATP इस्तेमाल होती है, और इस तरह से ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है जिसको केल्विन साइकिल कहते हैं। और ये नीचे डायग्राम भी मैंने लगाई हैं, वो भी उसमें भी आप देखें। बच्चों ये देखिए मैंने एक दफ़ा आपके सामने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की समरी लगा दी है। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे जिस साइड से लाइट आती हुई आपको नज़र आ रही है तो ये लाइट रिएक्शन है जो कि क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड में वकूफ़ पज़ीर होता है, जबकि दूसरी साइड पे आप देखिए तो केल्विन साइकिल जो है ये डार्क रिएक्शन है जो कि स्टोमा में वकूफ़ पज़ीर होता है। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो लाइट रिएक्शन वाली साइड पे आप देखें कि वाटर मॉलिक्यूल ऊपर से आ रहा है और वो यूटिलाइज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर लाइट रिएक्शन में खारिज हो रही है। और इसी में लाइट रिएक्शन में अगर आप देखें तो ATP और NADPH बन रहा है जो कि केल्विन साइकिल में यूज़ हो रहा है, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यूज़ होती है, जबकि नीचे ग्लूकोज या जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की एक फॉर्म है वो तैयार हो रही है। और इसमें इस मरहले में दोबारा से ATP जो है वो और NADP जो है वह यहाँ पर जो यूज़ हो चुका था वो वापस दोबारा लाइट रिएक्शन में दाखिल कर दिया जाता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको इन दोनों साइकिल्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी इस एनिमेटेड डायग्राम से भी या वीडियो से भी। बच्चों अब आ जाता है इस वीडियो का भी लास्ट टॉपिक, और इस टॉपिक का यानी जो हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था उसका भी लास्ट पॉइंट है कि रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, कि क्लोरोफिल और रोशनी का क्या किरदार है फोटोसिंथेसिस में। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड पर मौजूद होता है, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो पिगमेंट्स जो है ये ऐसे मादे होते हैं जो कि सूरज की रोशनी को जज़्ब करते हैं, यानी मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को जज़्ब करते हैं। इन पिगमेंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्लोरोफिल A है, फिर उसके बाद दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स या मावन पिगमेंट्स मौजूद हैं, और क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये अहम मावन पिगमेंट्स या एसेसरी पिगमेंट्स हैं।
तो बच्चों ये वाले जो पिगमेंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी को जज़्ब करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो पत्ते की सतह पर जो टोटल रोशनी सूरज की पड़ती है उसका सिर्फ 1% ही जज़्ब होता है, बाकी रोशनी जो है वो रिफ़्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। तो आपको पता है कि जो सूरज की रोशनी है उसमें 7 कलर्स होते हैं और उन 7 कलर्स में भी ज़्यादा जो यूज़ होते हैं फ़ोटोसिंथेसिस में वो नीली और सुर्ख रोशनी फ़ोटोसिंथेसिस में ही यूज़ होती है। मुख्तलिफ़ पिगमेंट्स रोशनी की मुख्तलिफ़ वेवलेंथ्स को जज़्ब करती हैं। क्लोरोफिल ए नीली और सुर्ख वेवलेंथ को जज़्ब करता है, जबकि क्लोरोफिल ए से जो नहीं जज़्ब होते वो वेवलेंथ्स जो हैं वो मावन पिगमेंट्स जज़्ब करते हैं। जब ये पिगमेंट्स रोशनी जज़्ब करते हैं तो इसमें रिएक्शंस होते हैं और इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और ये ज़्यादा तवानाई वाले यानी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में से गुजरते हैं। इस दौरान इलेक्ट्रॉन्स में से तवानाई निकलती है जो कि एटीपी और एनएडीपी से एनएडीपीएच की रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। बच्चों ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को भी एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने इसमें एनिमेटेड डायग्राम्स और दूसरी डायग्राम्स लगा के और वीडियोस लगा के इसको काफ़ी सिंपल करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।